हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरीज पढ़ी थी, जो उसके पी ब्लॉक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट को हमें सेपरेटली स्टडी करना है। बिल्कुल, क्या क्या सर? सर पी ब्लॉक में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NH2 NP1 से लेकर NH2 NP6 तक होता है, ये याद रखना, ठीक है। यानी इसमें जो ग्रुप आपके आते थे मैंने आपको बता दिया था कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आ जाएगा, जिसमें से ग्रुप 13 और 14 को क्लास 11 की सिलेबस में रखा गया है और ग्रुप 15 से ग्रुप 18 को 12 में रखा गया। और काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड तो इसमें ही आते हैं। बिल्कुल, और इसमें तो एक्चुअली क्या होता है, मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं और नॉन मेटल्स भी आते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटलॉइड्स भी आते हैं एंड नॉन मेटल्स भी आते हैं, ठीक है। अब ग्रुप 13 को हम लोग कौन सा फैमिली बोलते हैं, याद करो। यस सर, इसको आपने बताया था, बोरोन फैमिली, ठीक है। और ग्रुप 14 को हमने क्या बोलना था बच्चों? बोलते हैं हम लोग कार्बन फैमिली। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बन फैमिली में आप यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, क्योंकि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है ना, कार्बन का वर्सेटाइल कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो इस ग्रुप में कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन क्या मिलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह से बनाए जा सकते हैं, नेचुरल भी बनता है और आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, ये तो जानते हो। उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है जर्मीनियम। ये क्या है, मेटलॉइड है। इनमें जो है दोनों मेटलॉइड मतलब दोनों के बीच का, ठीक है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस में इसका यूज़ होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बताया था ना, बिल्कुल। क्या याद आया? 14 को अगर 15 से ग्रुप 14 को सिलिकॉन को अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट से हम लोग ड्रॉप करते थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर 13 से करते हैं ग्रुप 14 को, यानी जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, तो इंडियम, थैलियम होता है ना, बिल्कुल। तो ये जो आपके होते हैं ये आपके क्या बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस में यूज़ होता है। तो ये सारा यूज़ है। तो कार्बन फैमिली में बेसिकली ये जो कार्बन फैमिली में बेसिकली जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप 14 का, कार्बन फैमिली का, वो बहुत ध्यान से देखना, याद रखना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, समझना है, ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलिकेट्स, इनके रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से देख लेना। ये अगर इन पे कमांड हो जाए तो आपका ग्रुप 14 का काम हो जाए। ग्रुप 13 में फिर से आपको ध्यान देना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कॉमन फीचर्स हैं, अनकॉमन फीचर्स हैं, बोरोन का डायगोनल रिलेशनशिप है, ये सब भी आपको देखना है, ठीक है। बोरोन का सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है, याद रखना, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको देखना है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे डायबोरोन, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 आपको देखना है, जैसे बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, ये आपका बोरोन नाइट्राइड, ये जो कुछ कंपाउंड अगर आप अच्छे तरीके से देख लो तो ये आपका काम हो जाएगा। इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये हमने बेसिक थोड़ी सी आपको बता दी कि इस तरीके, क्योंकि पूरा कोई मेमोराइज नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल बच्चों, लेकिन हाँ धीरे धीरे उन चीज़ों को हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर हम तैयार कर लें तो आपको पता है काम हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, स्मार्ट वर्क से सक्सेस मिलता है। नॉलेज के लिए तुम IIT तो जा ही रहे हो, नॉलेज गेन करने के लिए IIT तो जा रहे हो, अभी तो बस उसका रास्ता ढूंढ लो, जल्दी से पहुंच जाओ। क्योंकि देखो बच्चों, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद कोई नहीं पूछता रास्ता कैसा था। आपने खूब मेहनत की, अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो बोलेगा मेहनत नहीं की, लेकिन आपने स्मार्ट वर्क किया, अगर आपका रिजल्ट हो गया बोलेगा वाह बहुत मेहनत की थी। स्मार्ट वर्क ढूंढो, रास्ता ढूंढो, काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्या है बच्चा, क्या है क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। बिल्कुल, आज आपकी जो आपने पढ़ाई की है उसकी थ्योरी की टेस्टिंग है, कुछ स्पेशल मैं बताऊंगा नहीं, नॉर्मल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑफ द टाइप KMO2 इज ऑब्टेन। आपको पता है कि B2O6
सॉरी B2 एसिड डाइबोरोन है, अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस KOH यानी इसमें वाटर है, तो भैया ये क्या बनेगा, KBO2 बनता है क्या, बिल्कुल सर सही बोले। उसी तरीके से अगर एल्युमिनियम को भी हम ट्रीटमेंट कर दें कि एक्वस KOH के साथ तो बनेगा AlBO2 सॉरी KLO2 पार्डन KMO2 है ना, KLO2, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में डाइबोरोन और एल्युमिनियम दोनों अगर आपका एक्वस KOH के साथ ट्रीटमेंट होगा, दे फॉर्म अ सॉल्ट ऑफ द टाइप KMO2 है ना, KMO2, M मतलब पहली बार आपका आ जाएगा बोरोन और दूसरी बार आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। यस सर, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी विल से बोथ ऑप्शन करेक्ट, दैट इज बोथ A एंड B। फॉर दिस क्वेश्चन C इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छी बात है। चलो रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए, ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट टारगेट, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डाइबोरोन, each boron is sp3 hybridized, BHB bond angle is 180 डिग्री। पहले तो डाइबोरोन का स्ट्रक्चर बना के देख लें, फिर इसकी तामझाम करके देखते हैं। चलो ये है, ये इस तरीके से होता है, बिल्कुल सर। ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे बोरोन है, ये इस जगह पे हाइड्रोजन है और इस जगह पे बोरोन है, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यही तो बात है। बिल्कुल डाल दिया मैंने यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, हो गया। बिल्कुल आपको पता है यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होता है, 122 डिग्री के आसपास और ये 97 डिग्री के आसपास, ठीक है। यहाँ भी 97 डिग्री के आसपास और ये भाई बॉन्ड एंगल अंदर वाला जो होता है 122 डिग्री होता है। कोई प्रॉब्लम, यानी डाइबोरोन में आपको पता है कौन सा बॉन्डिंग होता है सर जी, बॉन्डिंग होता है बनाना बॉन्ड, यानी बनाना बॉन्डिंग होता है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने इसमें क्या देखना है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो बोरोन है देखो तो कितने बॉन्ड है भैया, सिंगल sp3, ये भी बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी बोरोन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कोई प्रॉब्लम, यानी ईच बोरोन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही बोला। अब BHB बॉन्ड एंगल, BHB बॉन्ड एंगल क्या है भैया, BHB बॉन्ड एंगल नहीं सर, BHB बॉन्ड एंगल जो होता है वो तो 180 डिग्री है ही नहीं, सामने दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अच्छा, देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड फॉर ईच बोरोन एटम। टर्मिनल BH बॉन्ड ये देखो, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया एक बोरोन के लिए, फिर से एक बोरोन के लिए एक और एक, 2 बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड हो गए, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ, द स्ट्रक्चर कंटेन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सॉरी 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बाप रे बाप, बोले सर क्या बोल रहे हो सर, कुछ नहीं समझ में नहीं आया। कहता है 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छा एक चीज बताऊं, देखो बोरोन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बच्चों, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक सब 1 इलेक्ट्रॉन इच, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो है एम्प्टी, खाली। कोई प्रॉब्लम, ये बोरोन का केस है, दोनों बोरोन का। अब देखो बोरोन ने इस हाइड्रोजन के साथ 1 2 बॉन्ड बना, 3 और 1 4, टोटल कितने बॉन्ड बने, 4। इसमें 2 सेंटर थे, देखो एक बोरोन और एक हाइड्रोजन, एक बोरोन एक हाइड्रोजन, और आपको पता है हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। बोरोन में कितने हाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो कितने हो गए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी बोरोन के और हाइड्रोजन के बीच में 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बन चुके। अब कहता है 2 3 सेंटर। अब देखो
एक बी, एक H और एक बी। आपको पता है ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक बोरोन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक तो एम्प्टी है ना भैया। इनमें से ऊपर वाले में से अब इधर वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन का एक, इसको एम्प्टी रखा। दूसरे केस में नीचे वाले में इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन और ये एम्प्टी रखा। तो अब देखो ये बोरोन कितने सेंटर हैं यहां पे, 1 2 और 3 सेंटर। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पास है, सिर्फ एक यहां पे और एक बोरोन के पास, क्योंकि या तो एक बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन ईच वाला ऑर्बिटल करेगा और दूसरे का एम्प्टी करेगा। यानी ओवरऑल कितने सेंटर इस जगह पे आपको दिखे बच्चों, इस जगह पे आपको दिख गए बच्चों 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ईच है। 1 2 ऐसे कितने बॉन्ड है, ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक, यानी 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बात तो बहुत सही कहा, एकदम सही है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सही है। अब बोलता है बताओ कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो भैया पहला, तीसरा और चौथा, कहां है पहला, तीसरा, चौथा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हम आसानी से कह सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर अब कर दूं, बिल्कुल सर, आ गया समझ में क्या, हाँ आ गया होगा। थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला बहुत अच्छा चीज था, ये बिल्कुल थोड़ा समझने की बात है, ध्यान देने की बात है। चलो बहुत अच्छा। हो सकता है बॉन्ड एंगल की वैल्यू थोड़ी डिफर कर जाए, उतना मेमोराइज नहीं होता, लेकिन जो टॉपिक्स हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टेट्राहेड्रा एंड ट्रायंगुलर यूनिट्स आर प्रेजेंट इन बोरैक्स। अच्छा, बोरैक्स को कैसे लिखते हैं भैया, Na2B4O7 इंटू 10H2O। लेकिन जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, बिल्कुल सर बता ही देते हैं आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन गया, ये बोरोन गया, ये ऑक्सीजन गया, ये बोरोन। कोई प्रॉब्लम वाली बात है, लगाओ भैया OH, यहाँ लगा दिया OH, इधर लगाया OH और इधर लगाया OH। ये स्ट्रक्चर याद रखना, कोई प्रॉब्लम, ऐसे बोरैक्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ इससे आपको क्या दिखा कि भैया इसमें 2 टेट्राहेड्रल एंड 2 ट्रायंगुलर यूनिट है। आ गया क्या समझ में, हाँ सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो हाउ मेनी टेट्राहेड्रा एंड ट्रायंगुलर यूनिट आर प्रेजेंट इन बोरैक, दैट इज 2 टेट्राहेड्रा एंड 2 ट्रायंगुलर यूनिट आर प्रेजेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम कहेंगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात। करूँ अब, इसका भी तो बहुत आएगा, अभी इसका काम बहुत है, अभी आपको आराम से आप देखना, इजी, वैसे टफ नहीं है, आप आराम से अगर ध्यान रखोगे बच्चों तो बनता चला जाएगा, कहीं कोई स्पेशल नहीं है। कहता है एल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर, बहुत अच्छी बात है, इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, 2 तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, जानते हो ना। पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, यानी फिक्स डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर कौन होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं नॉन पोलर होते हैं, लाइक बेंजीन। तो कहता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये क्या करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी AlCl3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, किसमें बच्चों, इन सॉलिड स्टेट में, यानी Al2Cl6, और दूसरा सॉल्यूशन में। लेकिन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉल्यूशन जो होना चाहिए ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट का होना चाहिए। यानी अगर सॉल्यूशन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे सच एज आपका बेंजीन C6H6, तब तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी एल्युमिनियम क्लोराइड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर पोलर सॉल्वेंट है तब क्या होगा, यानी Al2Cl6 अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो भैया इस जगह पे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी Al बच्चा H2O होल 6, क्यों 3+, और लिखेंगे हम लोग 3Cl-, इसको बैलेंस कर दें, 2Al है, यहाँ पे लगाना होगा 6Cl, ठीक है, Al2Cl6, तो यहाँ लगा दिया मैंने,
ठीक है। वाटर कितना है 12, लगा दिया 12। देखो Al2Cl6 जो ये आपसे बना वो किससे बना, AlCl3 से बना। ठीक है, जैसे ही वाटर में डालेंगे तो आपको पता है ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि AlCl3 आपका क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये तो जानते हो, तभी तो बनाना बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होने की वजह से H2O में जो ऑक्सीजन जो डोनर एटम है वो तुरंत इसके साथ ज्वाइन होना चाहेगा वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसके चलते ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ये डोनर है, और जो डोनर होता है बच्चों वो आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लिगेंड होते हैं। लिगेंड वो होते हैं जिसके पास डोनर एटम होते हैं और मेटल के, सेंट्रल मेटल के साथ वो क्या करते हैं, वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिंकेज करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सीधा सीधी बात है, जब Al2Cl6 को अगर हम वाटर में डालेंगे तो बनेगा AlH2O हॉल 6 3+ एंड 3Cl-, कॉमन ले लिया तब 3Cl- आया, यानी ये वाला बी वाला। 4 का क्या ऑप्शन हो जाएगा सर, 4 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कीजिए, कहीं दिक्कत है ही नहीं। वैसे दिक्कत तो नहीं होगी इन सब क्वेश्चनों पे, आप बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और मैं तो आप लोग की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ। यू पीपल आर वेरी मच टैलेंटेड गुड स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13। ये तो क्वेश्चन तुम मुझसे अच्छा बना सकते हो। आपको पता है बोरोन से अगर हम कहाँ तक जाएं, थैलियम तक, यानी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, एंडियम और थेलियम। आपको पता है डाउन द ग्रुप जो होता है, जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होना चाहिए था, बोरोन, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थेलियम। लेकिन देखा जाता है कि जैसे ही हम बोरोन से एल्युमिनियम जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही हम एल्युमिनियम से गैलियम जाते हैं इस बिटवीन डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी डी सबसेल एग्जिस्टेंस में आ जाता है। आपको पता है ना, यहाँ 13 होता है और यहाँ पे 31 होता है, और यहाँ से 20 to 30 डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। यानी गैलियम तक पहुंचने के लिए डी सबसेल, यानी गैलियम में डी सबसेल का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है, यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। याद रखना इस चीज़ को, इस तरह अरेंज कर दें तो डी अंदर आ जाएगा और दिखेगा क्या, 4s2 4p1। याद रखना, ठीक है। अब आपको पता है डी की जो शेल्डिंग इफेक्ट होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग या शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, पुअर होता है इन कंपैरिजन टू एस एंड पी, जिसके चलते इफ न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। और अगर मुश्किल होगा तो इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए बोरोन और इसीलिए एल्युमिनियम और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर से जब हम थैलियम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जब एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि भैया पुअर शेल्डिंग हो जाएगी। पुअर शेल्डिंग होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो थैलियम का जहां सबसे कम होना चाहिए था उसका ज़्यादा हो जाता है इंडियम से। सो एक्चुअल ऑर्डर इज बोरोन, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, और इंडियम का कम होता है
हैलियम से। ये एक्चुअल ऑर्डर है, देखो दिख गया क्या? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड। बिल्कुल सही सर, कोई बात नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो क्या मैं रब कर दूं? यस सर, रब कर दीजिए। बहुत अच्छा, लो रबिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, BOH होल थ्राइस प्लस NaOH, ठीक है। यानी ये आपका क्या है? वीक मोनोबेसिक एसिड और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो एक्चुअली में बनना चाहिए था NaBO2 प्लस H2O, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट बनता है NaBOH होल 4। क्या बोला मैंने? NaBH होल 4। हाउ कैन दिस रिएक्शन टू बी मेड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? अगर ये जो इंटरमीडिएट जो आपका बन रहा है, इसको अगर हम रिमूव करने में कामयाब हो जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। BOH होल 4 है ना, इसी तरीके से तो है, हाँ बिल्कुल। तो NaBH होल 4 को अगर हमें रिमूव करने में कामयाबी मिल जाती है बच्चा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कामयाबी तब मिलेगी जब इसको हम अगर सिस 1,2 डायोल के साथ ट्रीटमेंट कर दे, क्योंकि सिस 1,2 डायोल के साथ ये लिंक होके चिलेट बनाता है, चिलेटिंग कंपाउंड बनाता है, जिसके चलते ये इसको रिमूव हम आराम से कर देते हैं और रिएक्शन क्या हो जाता है? आसानी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। इसको लगाते हैं ना, यहाँ पे आपका OH है, इस जगह पे OH, इस जगह पे आपका OH, इस जगह पे आपका OH और इस जगह पे OH। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। इस Na के साथ जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो ये क्या बना देता है? चिलेट। चिलेट कैसे बनेगा? CH2O, ठीक है, B, ठीक, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा CH2O, देन B, इस जगह पे भी आपका आ जाएगा O, CH2, देन इस जगह पे O, CH2, ठीक है। इस तरीके से चिलेट बना दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात है? और ये चिलेट बनने से इसको रिमूव करना आसान हो जाएगा और रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। तो BOH होल थ्राइस प्लस NaOH इज गिव्स यू NaBOH होल 4। हाउ कैन दिस रिएक्शन टू बी मेड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? वी विल से बाय द एडिशन ऑफ सिस 1,2 डायोल। इज इट क्लियर टू यू? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी हटा के यहाँ पे माइनस आ गया। यस सर, चलो बहुत अच्छी बात है। रब कर दूं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल रब कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एकदम बिल्कुल थ्योरी है, मैच द फॉलोइंग। अच्छा जल्दी बताओ, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, एलम और एनहाइड्रस Cl3। इसमें बहुत अच्छा इजी है, आपने देखा होगा एनहाइड्रस AlCl3 जो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में आता है, ये तो सबको पता है। जो 3 वाला है यानी C के लिए तो 3 ऑप्शन है, यानी या तो आपका A सही है या तो आपका C सही है। उसके बाद आपको पता है एलम, एलम का यूज किस में होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है, बिल्कुल। यानी 4 के लिए आपका 2 सही है, तो 4 के लिए 2 सही है, यानी ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, मिल चुका है C ऑप्शन। यानी जो बोरेक्स है उसका यूज होता है इनेमल एंड ग्लेज फॉर द पोट्री एंड टाइल्स, कभी कभी यूजेस में भी ध्यान देते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड का यूज होता है मोर्डेंट में। एनहाइड्रस AlCl3 का यूज होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में, और एलम का यूज होता है बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस में। इस चीज को क्या आपको समझ में आ गया? हाँ सर, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी था। कब मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सेट किया कि कभी कभी यूजेस से भी, वैसे बहुत कम पूछते हैं, कभी कोई यूजेस से भी आ जाते हैं, तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ जो टॉपिक आपको मैंने बताया उन टॉपिक में कुछ भी लीव नहीं करना, आगे बढ़ते चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। अगर हम कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो ये 2 ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो बोलता है, कहता है कि बताओ कार्बन क्या है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसका मतलब ये दिखाता है कि कार्बन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +2 एंड +4। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा समझना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है एक बार देखो तो, Na2 द नंबर ऑफ OH यूनिट डायरेक्टली लिंक टू बोरोन एटम इन Na2B4O7। ये क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने OH हैं? अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था, क्या बताया था बच्चों, Na2, ठीक है, यहाँ B, इस जगह पे O, इस जगह पे B, इस जगह पे O, इस जगह पे B, देन O, देन B, देन O, देन B, देन OH, देन OH, देन OH, देन O और H, और इस तरीके से ये आ गया। अब देखो तो कितने OH बोरोन से डायरेक्टली लिंक हैं? यस सर, 1 2 3 and 4. How many OH are directly linked to boron? There are 4 OH. So what is the answer in this case? Answer is 4. देखा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो क्वेश्चनों पे क्या होगा, कमांड होना चाहिए, और यही सब क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से दे आस्क द क्वेश्चन। अगर स्पेसिफिक टॉपिक से वो क्वेश्चन को पूछते हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करो, काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बिल्कुल बढ़िए सर, इसमें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझ लो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोम येलो। ये तुम ही बता दो, क्रोम येलो किसको बोलते हैं भैया? क्रोम येलो जो होता है केमिकली कॉल्ड PbCrO4। क्या बोला मैंने? क्रोम येलो क्या है बच्चा? PbCrO4 है। PbCrO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? लेड क्रोमेट बोलते हैं। मैंने ग्रुप 14 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मैंने सिलिकेट का नॉर्मल आप पे छोड़ा है, क्योंकि मुझे 10 ही क्वेश्चन लेने थे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन 13 के वेटेज दिए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा इंक्लूड किया है। इवन जब एडवांस लेवल का मैं आपको डिस्कस करूँगा तो कुछ और मैंने उसके लेवल को हाई किया है। क्लियर टू यू? तो आई होप सो बच्चों, अब आपको इस जगह पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कमांड है आपका थ्योरी पे तो चीज़ें आपसे बड़ी आसानी से बन जाएगी। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो जब क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बच्चा सिर्फ पी ब्लॉक के लिए ही आएगा। पी ब्लॉक में ऐसा नहीं है 11th का पी ब्लॉक या 12 का, जस्ट पी ब्लॉक, यानी आपका ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यानी 6 ग्रुप आपको पढ़ने हैं। तो 6 ग्रुप को किस तरीके से पढ़ूंगा मैंने आपको बता दिया। मॉडिफाइड होकर पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनको अगर ध्यान रखोगे तो इसको कवर कर सकते हो। अदरवाइज काफ़ी बल्कि हो जाएगा। 6 ग्रुप है, उसका एस ब्लॉक भी पढ़ना है, डी ब्लॉक भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन भी, तो काफ़ी टफ हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अगर इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर वेटेज मैं 33% का तीनों में रखूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन इस तरीके से, उसमें भी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से 3-4 क्वेश्चन निकल आते हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा ही देते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर अच्छा कर लिया तो भैया क्वेश्चन तो निकल जाएंगे। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो अब बच्चों, अब समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।